हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। अब तक हमने 11th क्लास के फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स की तार को छेड़ा है और 6th चैप्टर को हम कर रहे थे। कुछ प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने समझा कि वर्क डन कैसे होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या हैं बेसिकली, या हम कैसे इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करूं तो एक सिंपल सी लाइन में कह सकता हूं कि ऐसी फोर्सेस जो पाथ डिपेंडेंट होती हैं, ऐसी फोर्सेस जो पाथ डिपेंडेंट होती है उन्हें हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती, यानी ये फोर्सेस पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये तो हो गया एकदम बेसिक सा एक कंसेप्चुअल, जिसे हम कह सकते हैं डिफरेंस। बट अगर हम इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम इसे तीन तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहला जो वे है वो कुछ ऐसा है कि हम लेट करते हैं एक पार्टिकल जो कि ए पोजीशन के ऊपर है। इस पार्टिकल का कुछ मास है, हम लेट कर लेते हैं इसका मास स्मॉल m है, और इस पार्टिकल को हम ए पोजीशन से बी पोजीशन तक लेके आते हैं। इस पार्टिकल को मैं ए से बी लेके गया और जो पाथ था वो कुछ ये था, यानी मैं ए से बी पॉइंट पे गया हूं और जो मैंने पाथ फॉलो किया है वो कुछ ये पाथ है। इस पाथ को मैं पाथ फर्स्ट कह देता। इसी में अगर मैं ए से बी ये सेकंड पाथ फॉलो करके जाता तो भी मैं यहां से लेके यहीं पहुंच रहा हूं, यानी इनिशियल मेरी जो पोजीशन है वो ए है और फाइनल मेरी जो पोजीशन है वो बी है। पहले पाथ 1 से गया था, अब पाथ 2 से गया हूं। बट जो देखने वाली चीज है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ए और बी के बीच में, ये जो मिनिमम डिस्टेंस जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसे मैं ए बी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये दोनों ही केसेस के अंदर सेम रहेंगे, क्योंकि यहां डिस्टेंस भले ही डिफरेंट हो बट डिस्प्लेसमेंट, चाहे आप यहां से जाओ चाहे आप यहां से जाओ, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट सेम रहने का मतलब है कि मेरा वर्क डन, चाहे मैं इस पार्टिकल को यहां से यहां ले जाने में करूं चाहे यहां से यहां ले जाने में, दोनों ही केस के अंदर जो मेरा वर्क डन है वो सेम होगा। अगर ऐसा होता है कि जो वर्क डन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के अंदर वो सेम है, उस समय जो फोर्स लग रही है, जो फोर्स यहां से यहां जाने में मैंने लगाई या ए से बी बाय सेकंड पाथ जाने में मैंने लगाई, वो जो फोर्स थी वो एक कंजर्वेटिव फोर्स थी। यानी केस फर्स्ट में ये कह सकता हूं कि व्हेन work done in going from point A to B by path first is equals to work done in going from A to B by path second, then force is conservative। सिंपल सी कहानी है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसी का उल्टा केस, यानी अगर ऐसा नहीं होता है कि WAB फर्स्ट is not equals to WAB second, then force is non conservative। सिंपल सी बात।
तीन अलग अलग डेफिनेशन, हालांकि सबका मीनिंग सेम है, बट हम तीनों एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन ये हो गई, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में जो वर्क डन है वो हर एक पाथ से सेम होने वाला है, तो हर एक पाथ के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है बेसिकली, वो फोर्स कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो कंजर्वेटिव होगा। अब हम एक सेकंड डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अगर हम ए पॉइंट के ऊपर हैं और किसी पार्टिकल को मूव करवा के हम कुछ इस तरह से बी पे चले जाते हैं और फिर बी से हम वापस ए पे आ जाते हैं, समझना इस चीज को। अगर हम ए से बी पे जाते हैं और बी से वापस ए पे आ जाते हैं, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए ही है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है तो जो नेट वर्क डन है, नेट वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। तो बस हमारी सेकंड डेफिनेशन भी आ गई। यानी अगर कुछ ऐसा हो कि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी एक पार्टिकल के ऊपर, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और वो घूम फिर के एक लूप वाला पाथ बना के अपने इनिशियल पॉइंट पे ही वापस आ जाए, अगर नेट वर्क डन जीरो होता है तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसका नेचर कैसा होगा, वो कंजर्वेटिव होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, यहां से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर वो पाथ फर्स्ट से गया था, या पाथ को छोड़ो, सबसे पहले उसने जो वर्क डन लगाया, यहां पे जो वर्क डन हुआ है ए से बी में जाने में, वो होगा WAB, और बी से ए में आने में जो वर्क डन हुआ है वो होगा WBA। तो हमारे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग W नेट यानी टोटल वर्क डन जो है वो बराबर होना चाहिए WAB प्लस WBA, यानी वर्क डन ए से बी में जाने में और वर्क डन बी से ए तक आने में, और वो नेट जीरो होना चाहिए। वो नेट कैसा होना चाहिए, जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि WAB जो है वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ WBA। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है, बट हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि उतना ही वर्क डन, उतने ही मैग्नीट्यूड का वर्क डन, बट इस बार डिस्प्लेसमेंट उल्टी डायरेक्शन के अंदर हो रहा है। तो हमारा वर्क डन का भी यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ये अगर केस देखने को मिलता है, तो इनिशियल पोजीशन पे और इनिशियल से घूम फिर के वापस से उसी अगर पोजीशन पे हम आ जाते हैं, उस केस में जो फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होता है वो भी कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो थर्ड डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं वो रिलेट करती है वर्क एनर्जी थ्योरम को, और वो कुछ ऐसी है कि इफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, घूम फिर के हम उसी चीज को बार बार पकड़ रहे हैं, कान को भले ही ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, पकड़ना कान को ही है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, हम ए पे थे, घूम फिर के आए बी से वापस ए पे, तो जो इनिशियल एनर्जी ए पे थी, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। अरे यहां पे स्टार्टिंग में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, घूम फिर के आया, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो उस केस में ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव होगी। और अगर ये बराबर नहीं होते हैं, यानी
नॉट इक्वल टू का साइन अगर इनके बीच में हो तो जो फोर्सेस हैं वो बेसिकली कैसी होंगी, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो सिंपल सी चीज है, बस इसको समझना है वर्क के और एनर्जी के फॉर्म में। तो होप ये जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वाला एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फोर्सेस को और फाइंड आउट करते हैं कि क्या वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो फोर्सेस की बात हो और ग्रेविटेशनल फोर्स ना टपके तो ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना, नाइंसाफी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट इसमें ज्यादा है पर कहानी की तरह समझो, मजा आएगा। आप एक काम करो, एक बॉल लो, हवा में उछालो और ये लेट करो कि अभी बहुत ज्यादा तेज हवा नहीं चल रही है, या हम ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं जो एयर फ्रिक्शन होता है उसको हम एक बार नेग्लेक्ट करके चलें तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब बॉल को ऊपर उछाला जाएगा तो थोड़ी देर बाद में वो बॉल उछल के ऊपर से वापस नीचे गिर जाएगी। यानी अगर ये अर्थ सरफेस थी, यहां से बॉल को स्टार्टिंग के अंदर ऊपर उछाला गया तो बाद में ये बॉल उछल के वापस से इसी पोजीशन पे आ जाएगी। जो हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, यानी यहां पे ये इनिशियल उसकी पोजीशन थी, ऊपर जाने के बाद वापस से फाइनल वो कहां आ गया, इसी पोजीशन पे आ गया, ऊपर गया वापस नीचे आ गया, उसने अपनी पोजीशन सेम एक्वायर कर ली। डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। इसका मतलब इस काम को करने में, इस चीज को ऊपर ले जाके वापस नीचे गिराने में जो वर्क डन है, जो नेट वर्क डन है, वो भी किसके बराबर होगा, 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स हुई या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हुई, कंजर्वेटिव फोर्स हुई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की, जो कि होती है स्प्रिंग फोर्स, यानी एक स्प्रिंग में लगने वाली फोर्स। स्प्रिंग समझते हैं सभी, स्प्रिंग तो समझते ही होंगे, है ना, ये ऐसा सा औजार होता है ना एक। अगर मैं एक फिक्स साइड लेके एक स्प्रिंग के साथ में एक मास को कनेक्ट करता हूं और ये लेट कर लेता हूं कि ये एक आइडियल स्प्रिंग है। आइडियल स्प्रिंग मतलब ऐसी चीजें जो किताबों के अंदर तो पॉसिबल हो बट प्रैक्टिकली ये चीजें ना हो। और ये जो मास है, इस मास को यहां मैं एक टेबल के ऊपर रख देता हूं और मैं ये लेट कर रहा हूं यहां कि इस जो टेबल है इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शन का कोफिशिएंट नहीं है, यानी यहां पे जो फ्रिक्शन है वो कैसा होगा, 0 होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि फ्रिक्शन 0 हो जाए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट हम लेट कर रहे हैं, यानी हमारा जो केस है वो कैसा है, आइडियल। ठीक है, तो हम आइडियल स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। आइडियल स्प्रिंग फोर्स के लिए क्या होगा, अब हम एक काम करते हैं, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, यानी हम इस स्प्रिंग को दबाते हैं। तो यहां से जब मैं इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ दबाऊंगा तो ये स्प्रिंग कुछ ऐसा नजर आएगा, एकदम पास पास में हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मेरा इधर आ जाएगा। अब जैसे ही ये इसकी इनिशियल कंडीशन थी, जैसे ही इस स्प्रिंग को यहां से छोड़ा जाएगा, जैसे ही इस स्प्रिंग को इस कंडीशन से छोड़ा जाएगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स, हमने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसको कंप्रेस कर दिया, बट इस स्प्रिंग के अंदर इसके इलास्टिक नेचर के कारण ये अपनी इनिशियल पोजीशन को, जो इसकी पोजीशन पहले थी, उसको एक्वायर करना चाहेगा और एक रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर लगेगा, एक रीस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर लगेगा और वो फोर्स वापस से इसे इस पोजीशन के ऊपर लेके आ जाएगा। मैं किस केस की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जब फ्रिक्शन 0 होगा। तो जहां ये था
एक्यूरेटली वापस से जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे ये वापस से वहीं आ जाएगा, यानी इनिशियल जो पोजीशन थी उसी पे वापस आ जाएगा। इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम, नेट वर्क डन 0। इसका मतलब यहां स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है उसका नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स भी जो, कौन सी स्प्रिंग, आइडियल स्प्रिंग, ये कैसी होती है, कंजर्वेटिव। इसका नेचर कैसा होता है, कंजर्वेटिव। नेक्स्ट, अब जिन चीजों को हमने नेग्लेक्ट किया, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वाले केस के अंदर हमने एयर फ्रिक्शन को, विस्कोसिटी जिसे बोलते हैं, गैसेस की विस्कोसिटी जो होती है, यानी एयर भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगाता है, ठीक है। और जो स्प्रिंग वाला केस था उसके अंदर हमने टेबल के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया। तो फ्रिक्शनल भी तो एक, जो फ्रिक्शन है या विस्कोसिटी है वो भी तो एक टाइप की फोर्स ही है। तो जो फ्रिक्शन है वो क्या है, वो क्या एक कंजर्वेटिव फोर्स है या एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो हम उसकी बात करते हैं। अगर फ्रिक्शन लगता इन दोनों केसेस के अंदर तो जो स्प्रिंग है वो कभी भी वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पे नहीं आ पाता, यानी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के कारण उसकी इनिशियल पोजीशन वही नहीं हो पाती जो मतलब जो उसकी फाइनल पोजीशन वो नहीं हो पाती जो इनिशियली थी। यानी अगर ऐसा होता तो वर्क डन में भी डिफरेंस आता, नेट वर्क डन कुछ ना कुछ होता, और उसकी एनर्जी भी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती। इसलिए जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो विस्कोसिटी होती है, जो विस्कस फोर्स होता है, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होती, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो इस तरह से हम अलग अलग फोर्सेस को कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव की कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। और वो जो तीनों कंडीशंस हैं वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, सबसे पहली कंडीशन थी कि पाथ पे ये डिपेंड नहीं करती, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फोर्स कंजर्वेटिव है, ठीक है। दूसरी क्या थी, अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो जाता है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाता है, नेट वर्क डन 0 हो जाता है, तो भी फोर्स कंजर्वेटिव है। और फाइनल पॉइंट अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाती है तो भी जो फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कंजर्वेटिव नेचर की होगी। तो होप ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।